मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिर हमारा एक टॉपिक रहेगा राउंडिंग ऑफ के नाम से, और फिर लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा एरर्स ऑफ मेजरमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम लोग यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। द टोटल number of digits with some certain digits and with an uncertain digit which gives information about the accuracy of a measurement। तो ये सभी डिजिट्स क्या कहलाती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाती हैं। तो चलिए अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेकर। तो हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, जिसको हम लोग लिखते हैं 3.14। अब यहाँ जो 3.1 है आपके पास, यानी कि ये दो डिजिट है जो ये कैसी हैं? सर्टेन डिजिट्स। और जो हमारे पास 4 है वो क्या है? एक अनसर्टेन डिजिट। अब जैसा कि हमारे देश के मैथमेटिशियन रामानुजन ने इस पाई की वैल्यू को लाखों डेसिमल प्लेसेस तक क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 3.1 जो हमारे पास वो श्योर है, ये रिलायबल डिजिट्स हैं, ये सर्टेन डिजिट्स हैं। लेकिन जो 4 हम लोगों के पास वो अनसर्टेन है, क्योंकि 4 के बाद और नंबर ऑफ डिजिट्स पॉसिबल हैं, जैसा कि पाई की एक्सपेंशन के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि 4 हमारे पास अनसर्टेन है और 3.1 जो है आपके पास वो सर्टेन डिजिट्स है। तो ये सभी सर्टेन डिजिट्स प्लस में अनसर्टेन डिजिट मिलकर क्या बनाती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाती हैं। यानी कि ये टोटल आपके पास क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाता है। और जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेगी किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर, वो वैल्यू उतनी ही ज्यादा क्या रहती है? एक्यूरेट रहती है या एक्यूरेसी के नजदीक होती है। तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स का होना क्या कहलाता है? एक्यूरेसी कहलाता है। तो इसको हम लोग नाम देंगे एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। तो हम लोग यहाँ अब बात करेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इन रूल्स में हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले रूल हमें क्या कहता है? अगर आपके पास जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं किसी मेजरमेंट के अंदर, वो सभी की सभी नॉन जीरो डिजिट्स क्या कहलाती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाती है। तो हम लिखेंगे ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है हम लोगों के पास। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो यहाँ टोटल जो आप लोगों के पास है वो 6 डिजिट्स हैं, और 6 डिजिट्स जो है ये आपकी कैसी है? नॉन जीरो डिजिट्स। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि यहाँ टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितनी है? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 4 5 7, तो यहाँ 3 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 4 5 एंड 7। तो यहाँ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 3। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगी यहाँ इस केस के अंदर।
तो चलिए अब रूल सेकंड की बात करें हम लोग यहाँ। सेकंड रूल हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है, हम कहेंगे कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, चाहे वो डेसिमल वैल्यू के अंदर है या नॉन डेसिमल वैल्यू के अंदर है, वो सभी नॉन जीरो डिजिट्स और जीरोस क्या कहलाती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाती हैं। हमने कहा है कि जितनी भी जीरोस रहेंगी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, चाहे वो डेसिमल वैल्यू के अंदर है या नॉन डेसिमल वैल्यू के अंदर है, वो सभी की सभी क्या है, आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हम लिखते हैं ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जिससे हम लोग यहां एग्जांपल लिखें 2003 यानी कि 2003, और मैं लिखता इसको 20.03, मैंने लिखा 20.03। तो यहां 2003 के अंदर दो जीरो है, 2 और 3 के बीच में, यानी कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में। ऐसे ही 20.03 के बीच में भी यहाँ 2 और 3 के बीच में कितनी जीरोज हैं, 2 जीरो है। चाहे आपकी डेसिमल वैल्यू हो या नॉन डेसिमल वैल्यू, लेकिन जितने भी जीरोज आती हैं दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, वो सभी की सभी क्या मानी जाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर मानी जाती हैं। तो यहाँ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यहां भी कितनी है, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगी। ऐसे ही हम लोग एग्जांपल और भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे 7,05,000 हम लोग कंसीडर करें, तो यहां हमारे पास 7 के और 5 के बीच में जो टोटल जीरो है वो 4 जीरोज हैं, लेकिन 7 और 5 आपकी क्या है, नॉन जीरो डिजिट। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कह देंगे कि यहां टोटल जो आपके पास आ जाती हैं 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाती हैं। तो टोटल यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 6। तो यानी कि 7,05,000 के बीच में जो आपके पास 4 जीरो हैं और यहाँ 2 नॉन जीरो डिजिट हैं, तो टोटल आपके पास यहाँ 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगी। अब अगले रूल की हम लोग बात करते हैं। अगर हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जीरो आती है, यानी कि ट्रेलिंग जो आपका डिजिट है वो क्या है, जीरो है, तो ऐसी कंडीशन में उन जीरो को हम लोग क्या नहीं मानते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानते हैं। तो देखिए रूल नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां हम लोग कह रहे हैं कि जो ट्रेलिंग जीरोस है, यानी कि जीरोस जो आती हैं आपकी कब, नॉन जीरो डिजिट्स के बाद, तो उनको हम लोग क्या नहीं मानते, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लिखें 1000। अब 1000 में 1 के बाद यानी कि एक नॉन जीरो डिजिट है आपके पास, उसके बाद 3 जीरो आती हैं, तो ये जो 3 जीरो है आपकी, ये क्या नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ओनली 1 इज हियर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे ही हमारे पास अगर हम लोग लिखते हैं इसको 500 या 5000 मैंने लिख दिया मान लीजिए, तो 5000 के अंदर भी हम लोग कहेंगे कि जो 3 जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ आपकी ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि 5 ही यहाँ क्या है आपका एक सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। तो चलिए अगले रूल्स की बात करते हैं हम लोग। अगले रूल्स हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर आपकी जो ट्रेलिंग जीरोस हैं किसी मेजरमेंट के अंदर आती हैं, यानी कि ट्रेलिंग जीरोस के बाद कोई यूनिट लिखी हो, तो उस टाइम पे हम लोग इन ट्रेलिंग जीरोस को क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स मानते हैं। यानी कि अगर आपके पास ये बिना किसी यूनिट की अगर ये वैल्यूज हैं आपकी, जैसे 1000, 5000, 10,000 ऐसे हैं, तो जीरो का कोई रोल नहीं है, जीरो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। लेकिन अगर यही वैल्यूज आपकी किसी यूनिट के साथ लिखी हो
तो उस टाइम पे ये जीरोस क्या माने जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स मानी जाती हैं। तो देखिए फोर्थ रूल हमें क्या कहता है, इफ रूल थर्ड इज विद एनी यूनिट, और आप इसको लिख सकते थे अगर यहां कोई मेजरमेंट है, इफ रूल थर्ड इज विद एनी यूनिट देन ऑल जीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सभी जीरोस क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगी। जैसे मैं अगर यहां एग्जांपल लिखता 1000 मीटर या 5000 सेकेंड, तो देखिए यहां यूनिट आ चुकी है। अब ये जो जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट की जाएंगी। तो हम लोग यहां लिखेंगे अब टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहां इस केस में, और यहां भी आपकी टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगी। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं यहां पर 10 मीटर, तो यहां आपकी 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहती हैं। तो ये रूल हमें ये कहता है अगर आपका रूल थर्ड किसी यूनिट के साथ है या किसी मेजरमेंट के अंदर है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, सभी के सभी जीरोस को क्या मान के चलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स मान के चलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ इस रूल थर्ड के अंदर ही एक थोड़ा सा चेंज ये कर दें कि अगर यहाँ आपके पास डेसिमल वैल्यूज होते, यानी कि ये जो 1.00 लिखा होता या 5.00 लिखा होता, तो ऐसी कंडीशन में भी ये जीरोस जो आपकी वो क्या मानी जाती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स मानी जाती हैं। इन ए डेसिमल वैल्यू all zeros behind non-zero digits are significant figures। जैसे मैं लिख देता यहां एग्जांपल 1.00 ये लिख देता हूं, तो यहाँ 1 भी और ये जो 3 जीरोस हैं ये भी यहाँ आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर मैं लिखता यहाँ इसको 0.3600, यानी कि नॉन जीरो डिजिट्स के बाद डेसिमल वैल्यू के अंदर अगर जीरो आती हैं वो सभी की सभी क्या मानी जाएंगी, आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स मानी जाती हैं। तो यहाँ भी टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप लोगों को रूल इस तरीके से समझना है, अगर यही रूल यानी कि थर्ड रूल आपका डेसिमल वैल्यू के अंदर है और डेसिमल वैल्यू के अंदर नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जितनी भी जीरोस आती हैं वो सभी की सभी क्या मानी जाती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स मानी जाती हैं। अगर आपकी ये नॉन डेसिमल वैल्यू है, अगर ऐसी वैल्यूज हैं, तो उस टाइम पे ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो चलिए अब अगले रूल की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल हमें क्या कहते हैं, अगर आपके पास किसी वैल्यू के अंदर या आपके पास कोई डेसिमल वैल्यू है और वो किससे कम है, 1 से कम है। हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई डेसिमल वैल्यू है और वो वैल्यू किससे कम है, 1 से कम है, तो उस टाइम पे हमें रूल क्या कहता है। तो रूल नंबर 6 की बात करता हूं मैं, इफ ए डेसिमल वैल्यू इज लेस देन 1, then zeros to the left and right of a decimal point are not
सिग्निफिकेंट फिगर्स, या मैं ये बोल सकता हूं इसको किसी डेसिमल वैल्यू के अंदर जो कि 1 से कम है, तो जीरोस जो आपकी इमीडिएट लेफ्ट है और इमीडिएट राइट है, तो उस डेसिमल पॉइंट के तो उस दौरान ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाती। देखिए हम बात करते हैं एग्जांपल की, जैसे मैंने लिखा 0.0036। अब ये 1 से कम संख्या है आपके पास, तो पॉइंट के यानी कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में जो जीरोस आती हैं ये क्या नहीं मानी जाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानी जाएंगी। तो यहाँ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 और 6। अगर मैं इस एग्जांपल को ऐसे लिखता 0.003600, तो पॉइंट के बाद वाली जो जीरोस हैं लेफ्ट एंड राइट में ये सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये रूल हमें क्या कहता है कि अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जीरो आते हैं डेसिमल वैल्यू के अंदर, वो क्या माने जाते हैं, सिग्निफिकेंट। तो टोटल यहां कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाएंगे इस केस में। अब अगले रूल की हम लोग बात करते हैं, क्या 10 की पावर सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कोई फर्क डालती है। तो हम कहेंगे जो मैट्रिक सिस्टम है यहां डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द पावर ऑफ 10 डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। द एक्सप्रेशन of a value in power of 10 या powers of 10 कर लेते हैं इसको, powers of 10 does not change significant figures। जैसे हम लोग एग्जांपल लिखते हैं, हमने लिखा 1000 मीटर, और इस 1000 मीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1.00 इंटू 10⁻³ मीटर। देखिए अब 1000 मीटर को मैंने कैसे लिखा, 1.00 गुणा में 10⁻³ मीटर, तो मैंने 10 की पावर में यहां एक्सप्रेशन किया है। तो देखिए यहां टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 4। यहां भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स थी, 4। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां है, और जो ये पावर ऑफ 10 है इनका कोई रोल नहीं है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगी। अब अगला रूल भी ऐसा ही है, अगर मैं यूनिट का कन्वर्जन करता हूं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, उस टाइम पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रूल नंबर 8 हमें क्या कहता है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट into another system of unit does not changes significant figures। ये significant figures को कोई चेंज नहीं करता। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं यहां 100 मीटर, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और मैं मीटर को सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करता हूं 100 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। तो यहां मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, यानी कि 10 की पावर में चला गया ये रिजल्ट, तो यहां ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं बदलेगा। अब भी यहां कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेगी। तो बच्चों
ये था आपका टू फाइंडिंग आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है राउंडिंग ऑफ के नाम से। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका राउंडिंग ऑफ। तो कई बार हम लोगों के पास कैसा रिजल्ट होता है, एक डाउटफुल रिजल्ट होता है, और उस डाउटफुल रिजल्ट को हम लोग एक्यूरेट करने के लिए क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो यानी कि राउंडिंग ऑफ का भी काम क्या है, एक तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स जैसा काम है, एक्यूरेसी के बारे में बताना और किसी एक्यूरेट रिजल्ट के आसपास हमें पहुंचा देना। तो हमारा टॉपिक आप किसके नाम से, राउंडिंग ऑफ के नाम से। तो देखिए राउंडिंग ऑफ में मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि हमारे पास अगर कोई डाउटफुल रिजल्ट है, हम उस रिजल्ट को लेकर सर्टेन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नियम बनाते हैं और उस नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, उस रिजल्ट को एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं, उसको सर्टेन करने की कोशिश करते हैं, उसको निश्चित करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, राउंडिंग ऑफ नाम देते हैं। तो राउंडिंग ऑफ से हम लोग क्या करते हैं, किसी रिजल्ट का अप्रोक्सीमेशन तैयार करते हैं, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू को तैयार करते हैं जो एक्यूरेट वैल्यू के आसपास रहे, उस डाउटफुल वैल्यू को हम लोग निकाल देते हैं। तो ये डाउटफुल वैल्यू को निकालना ही क्या कहलाता है, हमारे पास राउंडिंग ऑफ कहलाता है। मैं इसके रूल्स की बात करता हूं। इसका फर्स्ट रूल हमें क्या कहता है, यहां दो तरह की डिजिट्स की हम लोग बात करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं, जैसे 3.14 मैंने लिखा, मैं यहां इसी का एग्जांपल ले लेता हूं, 3.14 मैंने लिखा। तो यहां दो डिजिट्स हैं, एक आपकी ड्रॉप डिजिट, एक प्रेसीडिंग डिजिट। तो जो आपकी ये वाली जो डिजिट है, लास्ट डिजिट, इसको हम लोग नाम देते हैं ड्रॉप डिजिट, और इससे पहले वाली जो डिजिट आपकी वो है प्रेसीडिंग डिजिट। और यहां हम लोग क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ के रूल्स को अप्लाई करेंगे, ड्रॉप डिजिट और प्रेसीडिंग डिजिट में चेंज करेंगे। ऐसे ही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, राउंडिंग ऑफ कहलाती है। तो हमारा जो फर्स्ट रूल है, यहां हम कहेंगे इफ ड्रॉप डिजिट इज लेस देन 5, अगर ड्रॉप डिजिट किससे कम है, 5 से कम है, देन नो चेंज इन प्रेसीडिंग डिजिट। तो प्रेसीडिंग डिजिट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल वही कंसीडर कर लेते हैं हम लोग जो ऊपर मैंने लिखा है 3.14, 4 आपका 5 से कम है, यानी कि ड्रॉप डिजिट हमारी किससे कम है, 5 से कम है। तो इसलिए प्रेसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका अप्रोक्सीमेशन लिख सकते हैं हम लोग, वो अप्रोक्सीमेशन हमारे पास आ जाएगा 3.1 के पास आसपास। तो इस अप्रोक्सीमेशन को हम लोग कितना लिख देंगे, 3.1 लिख देंगे। तो यहां आप टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 रहेंगे। ये राउंडिंग ऑफ के बाद है आपका रिजल्ट। अब अगला रूल हमें क्या कहता है, सेकंड रूल की अगर मैं बात करता, अगर हमारे पास ड्रॉप डिजिट 5 से ज्यादा होती, कितने से ज्यादा होती, 5 से अगर वो ज्यादा होती, तो उस टाइम पे हमें रूल क्या कहता है, तो उस दौरान प्रेसीडिंग डिजिट में क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो हम सेकंड रूल लिखेंगे, इफ ड्रॉप्ड डिजिट इज ग्रेटर देन 5, then 1 is increased in preceding digit। तो हम लोग उस दौरान प्रेसीडिंग डिजिट के अंदर क्या बढ़ा देंगे, 1 बढ़ा देते हैं। जैसे मैं यहां एग्जांपल लिखता 3.17, 7 किससे ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तो 1 के अंदर 1 बढ़ जाएगा। तो इसका जो अप्रोक्सीमेशन हम लोगों के पास वो हो जाएगा 3.2। अगर मेरे पास एग्जांपल होता है
4.257 ऐसे अगर हमारे पास होता तो हमारे पास ड्रॉप डिजिट किससे ज्यादा, 5 से ज्यादा, यहाँ 1 बढ़ता, तो ये हम लोगों के पास कितना होता 4.26, फिर 6 भी किससे ज्यादा, 5 से ज्यादा, तो ये कितना हो जाता हम लोगों के पास 4.3। तो ऐसे हम लोग यहाँ क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ को करते हैं। अब नेक्स्ट रूल की हम लोग बात करें, अगर आपके पास ड्रॉप्ड डिजिट्स क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स, कैसी है सभी की सभी ड्रॉप्ड डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट्स है, और वहां क्या आ जाए आपके पास 5 आ जाए, कोई भी वैल्यू आपकी वहां ड्रॉप्ड डिजिट में 5 के आसपास है, तो उस दौरान हम लोग क्या करते हैं, प्रेसिडेंट डिजिट के अंदर 1 बढ़ा देते हैं। हमने कहा अगर हमारे पास ड्रॉप्ड डिजिट्स कैसी हैं, सभी की सभी ड्रॉप्ड डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो उस दौरान हम लोग देखते हैं कि यहाँ कोई डिजिट आपकी 5 के आसपास है या 5 से ज्यादा है, तो उस दौरान हम लोग प्रेसिडेंट डिजिट के अंदर क्या कर देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं। तो यहाँ रूल की हम बात करें, इफ all dropped digits are non-zero digits, अगर सभी आपकी ड्रॉप डिजिट्स कैसी हैं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, और यहां लास्ट में आपका क्या है, कोई ड्रॉप डिजिट अगर 5 है, if all drop digits are non-zero digits and any one dropped digit is 5, then 1 is increased in प्रेसीडिंग डिजिट, तो प्रेसीडिंग डिजिट में हम लोग 1 बढ़ा देते हैं। हम इससे संबंधित एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है 4.245, ऐसे मैंने एग्जांपल लिखा। अब पॉइंट के बाद वाली जो ड्रॉप डिजिट्स आपकी 4, 5 या 2, 4, 5 ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप प्रेसिडेंट इस रिजल्ट को जो लिख सकते हो 4.3 के बराबर लिख सकते हो। अगर 5 या 5 से ज्यादा ये रिजल्ट होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रेसिडेंट डिजिट के अंदर 1 बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब अगले रूल की हम लोग बात करें। नेक्स्ट रूल कहता है हमें, अगर हमारे पास ड्रॉप्ड डिजिट 5 है या 5 से के बाद आपके पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। हमने कहा अगर हमारे पास ड्रॉप डिजिट 5 है या 5 के बाद 5 फॉलो किया जाए, किनके द्वारा, जीरोस के द्वारा, तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास प्रेसिडेंट डिजिट ऑड है या इवन है। अगर वो ऑड है तो हम लोग 1 बढ़ा देंगे वहां, अगर वो इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो रूल नंबर 4 की मैं बात करता हूं, इफ ड्रॉप्ड डिजिट is 5 or 5 followed by zeros, then 1 is increased in preceding digit if it is odd। अगर ये एक विषम संख्या है तो वहां उस टाइम पे हम लोग क्या कर देंगे, वहां 1 बढ़ा देंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं यहां 4.350, देखिए ड्रॉप डिजिट 5 या 5 के बाद 0 आ जाए, तो हम लोगों ने इसको देखना है ये आपकी कैसी है, ऑड है या इवन है। तो ये कैसी है, ऑड संख्या आपके पास, तो
तो इसलिए ये हो जाएगा हम लोगों के पास 4.4। अब अगला एग्जाम्पल लिखता मैं से यहाँ 7.7500, ये ऐसे आ जाता है हम लोगों के पास। 5 के पीछे 0 है या 5 आपके पास आपका ड्रॉप डिजिट, तो हम लोगों ने ये देखना है कि आपका ओड है या इवन है। तो उस टाइम पे हम लोग यहाँ ओड को देख के क्या कर देंगे, यहाँ 1 बढ़ा देंगे तो ये 7.8 लिखा जाएगा। अगला रूल हमें क्या कहता है कि अगर हम लोगों के पास ड्रॉप डिजिट 5 या 5 के पीछे 0 जाता है तो प्रीसीडिंग डिजिट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं रोल नंबर 5 को यही इसी के अंदर चेंज कर लेता हूं, और वो चेंज कैसे लिखूंगा मैं यहाँ अब इसमें, if dropped digit is 5 or 5 followed by zeros, 5 followed by zeros, then no change in preceding digit if it is even। अगर ये आपके पास कोई इवन नंबर है तो उस टाइम पे प्रीसीडिंग डिजिट के अंदर कुछ भी नहीं बढ़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल लिखता यहां 7.2500, तो यहां आपकी प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो ये कितना रहेगा आपके पास 7.2 रहेगा। अगर मैं एग्जांपल लिखता 5.450, तो यहां भी प्रीसीडिंग डिजिट आपकी इवन है, यहां भी कोई चेंज नहीं होता, ये 5.4 लिखा है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो चलिए अब हम एरर्स के बारे में बात करते हैं। तो एरर्स होती क्या है, कैसे इनका एग्जिस्टेंस होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए हम लोगों के पास दो तरह के रिजल्ट होते हैं। एक तो जो रिजल्ट हम लोग कहाँ तैयार करें, लेबोरेटरी के अंदर जो साइंटिफिक तरीके से तैयार किए जाते हैं जो रिजल्ट, जिनको हम स्टैंडर्ड वैल्यूज या ट्रू वैल्यूज के नाम से जानते हैं, और एक हम लोग कोई मेजरमेंट करें सिंपल लेबोरेटरी के अंदर, तो उस दौरान जो हमारे पास रिजल्ट आता है मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू के नाम से जाना जाता है। तो ज्यादातर क्या होता है कि इन दोनों वैल्यूज के अंदर कुछ ना कुछ हमें डिफरेंस जरूर नजर आएगा, और ऐसे डिफरेंस को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, एरर नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई साइंटिफिक वैल्यू है जिसको मैंने लिख दिया 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, ये मान लीजिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये साइंटिफिक तरीके से निकाला गया मास है इलेक्ट्रॉन का, और आप लोगों ने निकाला इलेक्ट्रॉन के मास को, तो उस दौरान जो वैल्यू आती है आप लोगों के पास मान लीजिए 9.0 × 10⁻³ किलोग्राम। तो जो ट्रू वैल्यू थी और जो मेजर्ड वैल्यू है उनके अंदर डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस को क्या नाम दिया गया है, एरर नाम दिया गया है। तो ऐसे हम लोग एरर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए एरर्स हम लोगों के पास होती क्या है, एरर्स होती है हमारे पास ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस है किसके साथ, मेजर्ड वैल्यू के साथ, तो ये हमारे पास क्या रहेगी, एरर्स रहती है। यानी कि ट्रू वैल्यूज का डिफरेंस मेजर्ड वैल्यूज के साथ या ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के साथ, यही क्या कहलाता है, एरर्स कहलाता है। और कितनी तरह की एरर्स होती हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहां हम लोग 3 तरह की एरर्स के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले होती है हम लोगों के पास सिस्टमैटिक एरर्स। कौन सी एरर्स रहेगी, सिस्टमैटिक एरर्स। और वो सिस्टमैटिक एरर्स यानी कि कोई मेथड, कोई स्टेप्स फॉलो करके जिन एरर्स को दूर किया जा सके, ऐसी एरर्स ही क्या कहलाती हैं, सिस्टमैटिक एरर्स कहलाती हैं। यानी कि जिनके कारण का हम लोगों को पता है, रूल्स कॉजेस आर नोन, ऐसी सभी एरर्स क्या कहलाएंगी, सिस्टमैटिक एरर्स कहलाती हैं। यानी कि जिनके कारणों का आपको पता है, रूल्स कॉजेस आर नोन, ऐसी सभी एरर्स किसमें आएंगी, सिस्टमैटिक एरर्स के अंदर आती हैं। जैसे
सिस्टमेटिक एरर्स की अगर मैं बात करता हूं, कोई मैन्युफैक्चरर एरर है, यानी कि कोई डिवाइस है, मान लीजिए उसको इस तरीके से डिजाइन करना था, लेकिन उस डिवाइस को डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया, तो हम लोग कहेंगे डिवाइस का डिजाइन तो ये था लेकिन बना दिया गया उसको ऐसा। तो हम लोगों को पता है डिवाइस के बारे में नॉलेज हम लोगों को उस दौरान, तो जो ऐसी एरर है मैन्युफैक्चरर के द्वारा हुई है, ऐसी एरर को हम मैन्युफैक्चरर एरर्स बोलते हैं। और ऐसी एरर्स किसके अंदर आएंगी? सिस्टमेटिक एरर्स के अंदर आती है। ऐसे ही अगर किसी डिवाइस की हम लोगों ने लिस्ट काउंट निकालनी है, अब ये लिस्ट काउंट होती क्या है? लिस्ट काउंट होती है स्मॉलेस्ट मेजर्ड वैल्यू को हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए स्केल है, आपके पास 0 से 15 सेंटीमीटर तक आप स्केल पे लेंथ को नोट कर सकते हो, और आपको पता है 0 से 1 के बीच में आपको कितने डिवीजन मिलेंगे? वहां ऐसे 10 डिवीजन मिलते हैं। यानी कि हम लोग लिखते हैं कि वहां हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर होता है उसके अंदर कितने डिवीजन हैं? ऐसे 10 डिवीजन है। तो यहां सबसे कम वैल्यू किसके लिए है? 1 डिवीजन के लिए है, और हम लोग 1 डिवीजन हमारे पास आएगा 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल। और इसी सबसे कम मेजर्ड वैल्यू को हम लोग क्या नाम देते हैं? लिस्ट काउंट नाम देते हैं। लिस्ट काउंट क्या है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे जो कम से कम मेजर्ड वैल्यू हो सकती है, कम से कम मेजर्ड वैल्यू को ही आप लोग नाम देते हो लिस्ट काउंट। जैसे मैंने बोला कि आपके पास अगर 15 सेंटीमीटर तक का कोई स्केल है, तो आप देखोगे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे वहां उनके बीच में कितने डिवीजन बने हुए हैं? 10 डिवीजन। तो वहां एक डिवीजन की जो वैल्यू है वो सबसे कम वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर, और यही क्या कहलाती है? लिस्ट काउंट कहलाती है। और आप लोग क्या करते हो? गलतियां करते हो। मान लीजिए लिस्ट काउंट निकालने में, तो ऐसी एरर हमारे पास क्या कहलाती है? सिस्टमेटिक एरर कहलाती है। यानी कि वो सभी एरर्स जिनके कारणों का आपको पता है, ऐसी सभी एरर्स क्या कहलाती है? सिस्टमेटिक एरर्स कहलाती हैं। वो पर्सनल एरर्स भी हो सकती हैं। और वो पर्सनल एरर्स कैसे हैं? मान लीजिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है 5 मिनट के लिए, यानी कि आपको सिर्फ टाइम बाउंडेशन होता है कि वो एक्सपेरिमेंट 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? उसको आधा घंटे तक ऑन रखा। तो ऐसे कंडीशन में वो एक्सपेरिमेंट आपका कभी भी एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा। तो यानी कि ये पर्सनल एरर है आपकी। मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट आपने डार्क रूम के अंदर कंप्लीट करना है, लेकिन आप उसको ओपन एयर के अंदर क्या करते हो? परफॉर्म करते हो। तो ऐसी एरर्स भी क्या कहलाती हैं? आपकी सिस्टमेटिक एरर्स कहलाती हैं। यानी कि वो सभी एरर्स जिनके कारणों का हमें पता है, वो सभी की सभी एरर्स किसमें आती हैं? सिस्टमेटिक एरर्स के अंदर आती हैं। अब सेकंड एरर की हम लोग बात करते हैं, हमारे पास आ जाती है वो रैंडम एरर्स के नाम से। अब रैंडम एरर्स, रैंडम शब्द का मतलब अलग अलग, जिनके कारणों का ही हमें पता नहीं है, ऐसी एरर्स हमारे पास रैंडम एरर्स आती हैं। यानी कि जिनके कारणों का हमें कोई पता नहीं है, व्हिच कॉजेज आर नॉट नोन, जिनके कारणों का आपको पता नहीं है, ऐसी सभी एरर्स किसमें आएंगी? रैंडम एरर्स में आएंगी। अब इन रैंडम एरर्स को निकालने का तरीका क्या है? देखिए रैंडम एरर्स आई कैसे? आपने पर्सनल एरर भी दूर कर दी, मैन्युफैक्चरर एरर भी दूर कर दी, आपने लिस्ट काउंट भी ठीक ली, यानी कि वो सभी एरर्स जो ऊपर वाली एरर्स थी, सिस्टमेटिक एरर्स थी, वो सभी आपने दूर कर दी। उसके बाद भी आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है उनके अंदर डिफरेंस नजर आता है। जैसे मैं एग्जांपल लिख लेता हूं यहां। फर्स्ट टाइम जो मेरे पास मेजर्ड वैल्यू है उसका रिजल्ट मेरे पास मान लीजिए 1.4 है। दूसरी बार मेरे पास जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें रिजल्ट 1.39। तीसरी बार मान लीजिए मेरे पास रिजल्ट आ जाता है 1.38। फिर मेरे पास रिजल्ट आ जाता है, मान लीजिए फोर्थ टाइम में अगर रिजल्ट की बात करता हूं तो रिजल्ट मान लीजिए 1.41। तो ऐसे हर बार आपका जो रिजल्ट है वो चेंज आएगा, यानी कि हर बार रिजल्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंस नजर आएगा। तो हमने क्या किया? सभी की सभी सिस्टमेटिक एरर्स को निकाल दिया, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी दूर की, मैन्युफैक्चरर एरर भी दूर की, लिस्ट काउंट एरर भी दूर कर दी आप लोगों ने,
और जो आपके पास पर्सनल एरर थी उसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया, दूर कर दिया। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो बार बार बराबर नहीं आती है, एक जैसी नहीं आती है। तो इसका मतलब यहाँ जो एरर्स प्रेजेंट हैं उनके कारण हमें पता नहीं है, दीज कॉजेस आर नॉट नोन टू अस। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी एरर को दूर करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा तरीका होता है कि उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेंगे। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं और वहां से हम लोग उन वैल्यूज का मीन रिजल्ट निकालते हैं। और जो ये मीन वैल्यू है हम लोगों के पास, ये ट्रू वैल्यू के आसपास होती है। तो ऐसे एरर्स को निकालने का तरीका हमारे पास क्या होगा, टू रिपीट एन एक्सपेरिमेंट फॉर नंबर ऑफ टाइम्स, और इनसे हमारे पास यहां से आ जाएगी मीन वैल्यू, और इस मीन वैल्यू को हम लोग आसपास मानेंगे किसके, किसी ट्रू वैल्यू के। तो ये मीन वैल्यू ही हम लोगों के पास किसके आसपास मानते हैं, हम ट्रू वैल्यू के आसपास मानते हैं। तो ये हम लोगों के पास रैंडम एरर्स है। तो लास्ट एरर की हम लोग बात करते हैं, जो कि हम लोगों के पास थर्ड एरर है, जिसका नाम है ग्रॉस एरर्स। देखिए ग्रॉस एरर्स जो है ये ऑब्जर्वर की लापरवाही के कारण आती है। किसके कारण आएगी, ड्यू टू द शेयर केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। तो यानी कि कोई ऑब्जर्वर है वो क्या करता है, लापरवाही करता है, शेयर केयरलेसनेस। तो लापरवाही के कारण जो एरर्स आती हैं वो क्या कहलाती है, आपकी ग्रॉस एरर्स। जैसे पर्सनल एरर्स मैंने सिस्टमैटिक एरर्स में बोला था, वो आपकी ग्रॉस एरर्स भी हो सकती हैं। तो ऐसी सभी एरर्स जो ऑब्जर्वर की लापरवाही के कारण है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना है और उस एक्सपेरिमेंट को आपने क्या करना था, उसका सिंपल सा प्रोसीजर ये था कि हम सभी इंस्ट्रूमेंट्स को लें, उनको अच्छे से चेक करें, उसके बाद प्रोसीजर को अच्छे से पढ़े, एक नहीं 3 बार 10 बार उसके प्रोसीजर के बारे में पढ़े और उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करें। और लेकिन मैंने क्या किया, बिना प्रोसीजर पढ़े उस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने की कोशिश की। तो ये मेरी लापरवाही है कि मैंने एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा ही नहीं है, मैं उस एक्सपेरिमेंट के बारे में इम्परफेक्ट हूँ, मैं अधूरा नॉलेज रखता हूँ उस एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो ऐसी एरर हमारे पास ग्रॉस एरर्स के अंदर आ जाती है। तो यानी कि जो लापरवाही वाली एरर्स आपकी वो किस में आएंगी, ग्रॉस एरर्स में आएंगी। तो बच्चों ये थे आपके टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ और एरर्स के नाम से। कल हम जो लोग स्टडी करेंगे एब्सोल्यूट एरर्स और प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स के नाम से जो टॉपिक है उनके बारे में, और इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल को स्टडी करेंगे। तो आज के टॉपिक है आप लोगों का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।